अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। जैसे कि अभी हमने आपको स्टार्ट में एक पैकेज दिखाया जिसमें हमने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें चाइना और डिफरेंट कंट्रीज से हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इन एक्सपर्ट्स ने किस तरह के मेजर्स लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए और किस तरीके से इलाज करते हुए कोविड-19 के अगेंस्ट अपने आप को तैयार किया और हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो यूके के डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो फ्रंट लाइन पे किस तरह से काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से कोविड-19 का जो चैलेंज है, ये जो पेंडेमिक है, उसमें काम हो रहा है और बेहतरी लाने के लिए हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। तो अपने जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फैयाज, जो कि हेड ऑफ अल राजी एंड सुपीरियर यूनिवर्सिटी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, हु इज ट्रेन्ड फ्रॉम सिंगापुर। आपको भी वेलकम करते हैं। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूके से जो डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर समी खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि FRCR हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर इमरान सैयद भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि FRCR हैं, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। साथ साथ डॉक्टर तैयब हैदर साहब भी मौजूद हैं, FRCP कंसल्टेंट फिजिशियन एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं। आपको भी वेलकम। उसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर मार्कोस पिटमैन मौजूद हैं, FRCP कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मार्कोस। एंड डॉक्टर जस्टिन एडवर्ड भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि FRC पैथ हैं, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन 92 न्यूज़ सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो सबसे पहले डॉक्टर फैयाज, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। मैं चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं किस हॉस्पिटल से हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। ओवर टू यू डॉक्टर फैयाज। थैंक यू वेरी मच रमशा कंवल फॉर इंट्रोडक्शन। आई विल फर्दर इंट्रोड्यूस ऑल पैनलिस्ट इन जल्दी मैं सारों का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। कोरोना की वबा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद हिट किया है वो अमेरिका को किया है। अमेरिका के बाद यूरोप में कोरोना की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में अभी तक 32,000 अमवात हो चुकी हुई हैं और इसी तरह यूरोप में इटली, फ्रांस और स्पेन के बाद इंग्लैंड सबसे ज़्यादा शदीद मुतासर हुआ है। अभी तक इंग्लैंड में 15,000 तक अमवात हो चुकी हुई हैं। तो इंग्लैंड में जो सबसे ज़्यादा एरिया जो शहर के लिहाज से ज़्यादा शदीद मुतासर हुआ है वो ईस्ट लंदन है। तो ईस्ट लंदन में बेसिल्डन हॉस्पिटल का मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। ये हमारे ऑल पैनलिस्ट जो हैं वो बेसिल्डन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिल्डन हॉस्पिटल एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जो कि 720 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है जिसमें सारी जदीद मशीनरी मौजूद है। और इसमें जो अभी एपिडेमोलॉजिस्ट का अंदाज़ा है कि शायद इंग्लैंड यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ये कंट्री बन जाएगा यूरोप के अंदर, क्योंकि इसमें जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कोरोना के पॉजिटिव केसेस की और अमवात की। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी तक पाकिस्तान में जो कोरोना से अमवात हुई हैं वो तकरीबन कोई 155 के अराउंड हो चुकी हुई हैं, मगर सिर्फ बेसिल्डन हॉस्पिटल में अभी तक 185 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ डॉक्टर फ्रंट लाइन पे कैसे लड़ाई कर रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो इन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से हम आज फ़ायदा उठाएंगे कि इन्होंने क्या मेजर्स किए हैं, कौन सी इनको प्रॉब्लम्स आई हैं कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई करने में फ्रंट लाइन में। जी, फर्स्ट क्वेश्चन रमशा। स्टार्टिंग विद डॉक्टर तैयब हैदर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने यूके में कैसे अपने हॉस्पिटल को प्रिपेयर किया, वार्ड्स को कैसे प्रिपेयर किया, इक्विपमेंट, एवरीथिंग फॉर कोरोना वायरस। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन थी कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जिसमें यूके में इससे पहले कभी इस किस्म की सिचुएशन पैदा नहीं हुई। तो हमने अपने हॉस्पिटल को एक तरह से बिल्कुल रीडिज़ाइन किया मार्च के शुरू में। हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 700 से ज़्यादा बेड्स हैं
और 20 से ज़्यादा वार्ड हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कैपेसिटी क्रिएट करना हमारी एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जो की डिपार्टमेंट्स थे जिसमें इंटेंसिव केयर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन है, इन पे प्रायोरिटी हमने दी और एक तरह से ऑलमोस्ट द इंटायर हॉस्पिटल इसके इन 3 डिपार्टमेंट्स की दोबारा से हमने बिल्ड किया। इंटेंसिव केयर में हमारे पास पहले 40 के करीब बेड्स थे, अब उसके लिए हमने हंगामी बुनियादों पे काम किया। सारी एस्टेट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, ऑक्सीजन सप्लाई पे बहुत ज़्यादा हमने जोर दिया और अब हमारे पास तकरीबन 150 के करीब ITU बेड्स हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पहले हमारे पास सिर्फ 2 वार्ड्स थे, वो हमने इंक्रीज़ किए और इस वक्त हमारे पास 6 वार्ड्स हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हैं। इमरजेंसी मेडिसिन पे जोर इस बात का था कि जो फ्लो ऑफ पेशेंट्स है वो क्लीन और जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे उनमें डिस्क्रिमिनेट किया जाए ताकि वायरस का स्प्रेड जो है विद इन हॉस्पिटल उसको रोका जा सके। फिर दूसरी वर्क स्ट्रीम्स थी जिसके अंदर PPE की लॉजिस्टिक्स, उसको प्रोक्योरमेंट उसकी, उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फिर हमारा एम्फेसिस था वो था कम्युनिकेशन पे, स्टाफ के साथ और पब्लिक के साथ। स्टाफ की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और स्टाफ में ना सिर्फ ये डॉक्टर्स और नर्सेज थे बल्कि और ज़्यादा बहुत पैरामेडिक स्टाफ है, पोर्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जैसे रेडियोलॉजी में सपोर्ट स्टाफ होता है, सबकी हमने एजुकेशन करनी थी। उसके बाद ये फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल एक न्यू डिजीज़ है जिसकी रोज़ाना की बुनियादों पे इंफॉर्मेशन आती है, तो उस इंफॉर्मेशन की एवेल्युएशन के लिए हमने क्लिनिकल एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए ताकि वो हमारे क्लिनिशियंस को डेली बेसिस पे अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे सकें। तो बुनियादी तौर पे इन वर्क स्ट्रीम्स पे हमने काम किया जिसकी वजह से हम जो हमारा सर्च हुआ जो तकरीबन 2 वीक्स पहले था उसके लिए हम तैयार थे। Dr. Marcus Pittman, I have a question for you. How we can diagnose COVID-19 coronavirus in a patient? What are the limitations regarding PCR in your hospital, that is Basildon Hospital, London? So PCR has a delay of about 48 hours currently where we are. And it also has a significant false negative result. And thus it's got quite a limited use at the front door as patients are coming to us with new symptoms. And therefore, to make a diagnosis, first of all, we have to rely on traditional clinical skills, particularly asking patients about symptoms. And the most common features are cough, fever, and or breathlessness, and often those 3 things occur together. And we see quite a few patients with muscle aches, lethargy and diarrhea as well. When you examine a patient, the findings are quite non-specific. Often they'll have crackles on auscultation of the chest, but not much more than that. Yes, Dr. Samaa. Dr. Marcus ये बता कि हमारे हॉस्पिटल में जो PCR की फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर नहीं थी, हमारे PCR के टेस्ट कहीं और जाते हैं और तकरीबन इसमें 48 घंटे से ज़्यादा का डिले होता है, तो ये एक लिमिटेशन है हमारे हॉस्पिटल की। उसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं वो आते हैं, उनको बुखार होता है, इसके अलावा उनको खांसी होती है और सांस की तकलीफ़ होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि जिस्म में मसल्स में दर्द होता है, कई बार डायरिया वगैरह के साथ भी आते हैं। ये इस किस्म के अलामात हैं जो नॉन स्पेसिफिक होती हैं और इसकी वजह से जो डायग्नोसिस जो शुरू में है जब हमारे पास पेशेंट A&E में आता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर मार्कस अभी अपना जवाब जारी रखेंगे। And therefore, radiology becomes very important in this kind of situation. X-rays and CT scans are available rapidly, often within an hour or so of a patient arriving. And there are very typical features of COVID on a chest X-ray. And if a chest X-ray is normal, then a CT scan of the chest can show more subtle features. And
this can be really useful in determining whether a patient's symptoms are actually due to COVID or not. डॉक्टर मार्कस ने ये बताया है कि क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोसिस में देर हो रही थी, इसलिए हम लोग एक्सरे और सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और उससे हमें बहुत मदद मिलती है और जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है. Yes, Dr. Justin Edwards, I have a question for you. Are any better or quicker PCR tests being developed, and how long do you think it will take for them to be available in your hospital or in UK? At present, UK labs are using real-time PCR assays, and as Marcus has said, there are significant sensitivity issues with those which have been seen globally. Nose and throat swab assays have between 63 and 70% sensitivity. So you have to approach patients with COVID with the knowledge that there will be a significant false negativity rate, and not be put off the diagnosis if the initial swab is negative, particularly if everything else points towards a diagnosis of COVID-19. Real-time PCR assays, I think, are going to be the predominant way in which we diagnose COVID, acute COVID in the UK. There are some emerging technologies looking at CRISPR to reduce the PCR assay time. But I think that really in the current climate, the labs across the world are going to be using real-time PCR assays to diagnose. Yes, Dr. Imran Syed. So, Dr. Justin ये बता रहे हैं कि UK में हम रियल टाइम PCR टेस्टिंग ये कर रहे हैं फॉर नोज एंड थ्रोट के जो स्वब्स ये जो टेस्टिंग हो रही है, इनके रियल टाइम PCR टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस ये बता रहे हैं कि सेंसिटिविटी की इशू है, जिसमें तकरीबन 63 to 70% सेंसिटिविटी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको कोविड नहीं है. ये बता रहे हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स पे भी जाना चाहिए. इसके अलावा ये भी उन्होंने जिक्र किया कि एक और टेस्ट जिसको क्रिस्पर इन्होंने इनका जिक्र किया है, तो ये इसमें 40 मिनट्स के अंदर आपके टेस्ट आ जाता है, लेकिन उसमें ये लिमिटेशन है कि एक तो एक अवेलेबिलिटी और लॉजिस्टिकल इसमें एक कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और लेबोरेटरीज़ में ये टेस्ट फ़िलहाल हर हॉस्पिटल में नहीं है, कुछ लेबोरेटरीज़ कर रहे हैं. तो इन लिमिटेशंस की वजह से रियल टाइम PCR टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो इसको हम रैम्प अप कर रहे हैं और टेस्ट ज़्यादा UK में बढ़ रहे हैं. डॉक्टर समी, आपसे क्वेश्चन है, जैसे डॉक्टर मार्कस पिटमैन ने जिक्र किया कि PCR की लिमिटेशंस हैं और अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, इसी तरह डॉक्टर जस्टिन एडवर्ड ने सेम कहा कि PCR की अवेलेबिलिटी महदूद है. तो आपके ख्याल में इस PCR की महदूद दस्तयाबी की वजह से आपने रेडियोलॉजी या इमेजिंग से कैसे फ़ायदा उठाया, उसको कैसे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे? जी, मैं इसका थोड़ा सा तफसील से जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि एम ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के ऑडियंस है, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, वो इससे कुछ पॉजिटिव बोले हैं इंफॉर्मेशन. तो इसमें ये था कि इमेजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और सच्ची बात ये है कि बिगनिंग ऑफ मार्च तक इवन UK में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि इसमें एक्सरे और पर्टिकुलरली CT का क्या रोल है. और दूसरी तरफ ये हुआ था कि क्योंकि ये डिज़ीज़ चाइना में पहले आई, फिर इटली वगैरह में, यूरोप में आई, उन लोगों ने बहुत काम किया और उन्होंने ये प्रूव कर दिया बहुत सी स्टडीज़ में कि CT का बड़ा रोल है, और उन्होंने उसको अप्लाई किया.
تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا لٹریچر میں، اور جو پریکٹسز تھیں وہ سی ٹی کو نہیں انکارپوریٹ کر رہی تھیں، لیکن ابھی میرا خیال میں یہ کنٹروورسیز ختم ہو چکی ہیں، اور اس میں 7 اپریل کو فلیشنر سوسائٹی ہے یو ایس اے کی، اس نے ایک کنسنسس اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں 10 لوگ ممالک کے ایکسپرٹ شامل تھے، اور انہوں نے سی ٹی کے رول کو بتایا ہے اس میں. ہمارا ہاسپٹل، میرا یہ خیال ہے کہ یو کے کا پہلا ہاسپٹل تھا جس نے یہ انکارپوریٹ کیا سی ٹی کو اور ایکس رے کو اس کے اندر ڈائگنوسس میں. اور ہم لوگوں کا اس کا جو ہمارا جو میتھڈ ہے وہ ابھی ڈاکٹر عمران آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ ہمارا ہر پیشنٹ A&E میں جو آتا ہے ہم اس کا ایکس رے کرتے ہیں، اور اگر کچھ شرائط اس میں پوری نہ ہو تو ہم سی ٹی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پیشنٹ وارڈز میں جاتا ہے. اور ہم لوگوں نے اپنے سی ٹی کے پاتھ ویز ایسے بنا لیے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اگر A&E میں تو ودن 40 منٹس ہم اس کا سی ٹی کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر عمران جو ہیں اب آپ کو ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر عمران، آپ اپنے امیجنگ پاتھ وے کو کائنڈلی ڈیٹیل میں بتا دیں کہ امیجنگ پاتھ وے آپ کا کیسے کام کرتا ہے. جی، تو آڈینس کے لیے یہ جیسے ڈاکٹر سمی اور ڈاکٹر مارکس نے دونوں نے ذکر کیا ہے، جو پیشنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے وتھ سمٹمز آف کووڈ، اس میں ہم پیشنٹ کو سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. جن کے مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور اگر ان کے آکسیجن لیولز ٹھیک ہیں ود ان ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، تو ان کو پھر گھر ہم بھیج دیتے ہیں آفٹر PCR ٹیسٹنگ، اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ کریں. باقی جو دوسرا گروپ ہے جن میں سے ماڈریٹ النس یا سیویئر النس نظر آ رہا ہے ود ان ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، ان کے PCR ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چیسٹ ایکس رے بھی ہوتا ہے. اور چیسٹ ایکس رے PCR ٹیسٹ کا ظاہر رزلٹ فوراً تو نہیں آتا ہے، تو ہم چیسٹ ایکس رے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر چیسٹ ایکس رے نارمل ہے یا ذرا اے ٹیپیکل ہے، اے ٹیپیکل کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ ہارٹ فیلئر اس میں نظر آ رہا ہے، یا ٹی بی یا کوئی اور بیماری نظر آ رہی ہے وچ از ناٹ ٹیپیکل فار کووڈ، تو پھر ان کے سی ٹی اسکین ہم کرواتے ہیں. اور جو پیشنٹس کے چیسٹ ایکس رے آبویسلی ایب نارمل ہیں کووڈ کے لیے، تو پھر ان کو ہم ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں جن کو ہم کہلا دیتے ہیں کہ یہ ہے کووڈ. اچھا، جو فرسٹ گروپ ہے جن کے چیسٹ ایکس رے یا تو نارمل ہے یا اے ٹیپیکل ہے، ان کے سی ٹی اسکین ہوتا ہے، تو ان کی پہ گریڈنگ ہوتی ہے انٹو لو، ماڈریٹ یا ہائی انڈیکس آف سسپیشن فار کووڈ. یہ کیٹیگرائزیشن کی وجہ سے پھر پیشنٹس کو ہم کوہورٹس میں ڈال دیتے ہیں. کوہورٹس کا مطلب ایک گروپس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ گروپس جو ہیں وہ کلینیشنز کے پاس پیشنٹس پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ڈاکٹر پٹمن آپ کو اس کے ڈیٹیلز دیتے ہیں. جی ڈاکٹر عمران، آپ سے مزید پوچھیں گے ریگارڈنگ یور امیجنگ پاتھ وے اسٹریٹجی. ڈاکٹر طیب حیدر، آپ سے کویشچن ہے کہ آپ نے اپنے اسٹاف کے مسائل کو کیسے ٹیکل کیا، کیا اسٹریٹجی بنائی جس سے آپ اسٹاف کو آپ نے مینیج کیا اس کرونا وائرس کی جنگ کے محاذ میں، لڑائی کے لحاظ سے آپ نے کیسے اس کو مینیج کیا اسٹاف کے ایشوز کو؟ اس کو آپ اچھا ڈاکٹر فیاض، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر طیب سے یہ اس کا جواب لیں، ایک اور چیز یہ کہ جو ڈاکٹر عمران نے ہمیں چیز بتائی ہے جو کہ یو کے میں پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر فیاض کیا پاکستان میں ہم اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کریں اور اس کو پریکٹس کریں؟ یہ دیکھیں اکوپمنٹ تو موجود ہے پاکستان میں. ڈاکٹر سمی اور ڈاکٹر عمران سید نے بات کی ہے کہ PCR کی اویلیبلٹی اور لیمیٹیشنز، اور جیسے ڈاکٹر مارکس نے بتایا کہ اس میں فالس نیگیٹو بہت زیادہ ہائی ہے.
تو سی ٹی اور ایکس رے کا رول بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی پروٹوکولز نہیں بنایا گیا کہ سی ٹی کو کیسے اسے مینیج کرنا ہے پیشنٹس کے لحاظ سے, اسپیشلی کرونا وائرس پیشنٹس کے لحاظ سے. مگر یہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ایک پروٹوکولز, ایک گائیڈ لائنز سیکھیں گے جو فرنٹ لائن انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں, اور دین اکارڈنگلی ایک پروٹوکولز بنیں گے. ابھی تک سی ٹی کا پروٹوکول پاکستان میں نہیں بنایا گیا. ڈاکٹر طیب حیدر کی طرف بڑھتے ہیں. جو سوال آپ سے کر رہے تھے ڈاکٹر فیاض کے پی پی ایز وغیرہ کس طرح سے آپ لوگوں نے پرووائڈ کیے, اور پھر اسٹاف کو کس حد تک ٹیکل کیا, پروٹیکٹ کیا ہے, کس طرح کام ہو رہا ہے؟ جی, اس کے لیے اسٹاف کی ایجوکیشن پہ کافی ہم نے زور دیا. اسٹاف کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نیچرلی ان میں کافی اپریہنشنس تھیں, اور اسٹاف کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو میکسیمائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, اور جو چائنا اور اٹلی اور اسپین کا جو ڈیٹا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ آپ اسٹاف کو بہت اعلیٰ کوالٹی کی پی پی جس مرضی پرووائڈ کر دیں. فیکٹ از کہ آپ کا 10 to 15% آف دا اسٹاف جو فرنٹ لائن اسٹاف ہے وہ کورونا وائرس سے افیکٹ ہوگا. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر اسٹاف جو ہے, نہ صرف زیادہ تر بلکہ جو میجورٹی آف دا اسٹاف ہے وہ اس سے ریکور کر جائے گا ود ان اباؤٹ 10 to 12 days. تو اس کے لیے ان کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ رکھا ہم نے, تاکہ اگر ان کی بیماری اگر زیادہ بڑھے تو ان کو فوراً ان کو ہاسپٹل میں لایا جا سکے. لیکن اس کی ضرورت ہمیں بہت کم پیش آئی. زیادہ تر اسٹاف جو ہے اس کو صرف آئسولیٹ کرنا پڑا, ان کو ایڈوائس دینی پڑی, اور اب اسی ہفتے کے دوران بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز جن کو کورونا وائرس ہوا تھا وہ باقاعدہ واپس کام پہ آ گئے ہیں. تو یہ اسٹاف کے لیے, یہ اسٹاف کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. اسی طرح ہم نے اسٹاف کی ٹیسٹنگ پہ کافی زیادہ زور دیا تاکہ اسٹاف جو کہ فرنٹ لائن پہ ہے وہ ان کی ٹیسٹنگ پرائرٹی بیسس پہ ہو سکے. I have a question with Dr. Marcus Pittman. We believe that it is critical to maintain oxygenation of corona patients. So can you describe your experience in this regard, as well as any learning point for Pakistani doctors? Yes, so oxygen consumption is very high in COVID patients, and that's the main reason they get admitted, that they have very low oxygen levels. And therefore, there's a risk with large numbers of patients receiving high flow oxygen that the oxygen demand will outpace the hospital supply. And therefore, we need strategies to try and keep that under control as much as possible. In the UK, we have been using target oxygen saturations up until now, and we've adapted that for our current needs. We target oxygen saturations of between 88 and 92% in those patients with a pre-existing lung problem, and that will be more than adequate for them. And in those without a pre-existing lung problem, we target slightly higher at 92 to 96%. ڈاکٹر مارکس نے ابھی ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی کرونا کے کیسز ہیں ان میں آکسیجن سپلائی کرٹیکل چیز ہے اور اس کو مینٹین کرنا کرٹیکل چیز ہے. اس میں ایک ہاسپٹلس کے لیے یہ بھی ایشو ہے کہ آکسیجن سپلائی اتنی زیادہ کہاں سے آئے گی. تو اس میں ہمارے ہاسپٹل میں اور یو کے کی پریکٹس بھی یہ ہے کہ پروٹوکولز بنائے ہوئے ہیں, اور جس طرح کی پیشنٹ کی حالت ہوتی ہے اس کے حساب سے آکسیجن استعمال کی جاتی ہے تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے. یا ڈاکٹر جسٹن, ویری امپورٹنٹ کویسچن فرام یو. ٹھیک ہے, اچھا مجھے چونکہ ابھی یہاں پر بریک کی طرف پڑھنا ہے تو پہلے میں بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک تو بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا سیٹ پروٹوکولز ہیں, سیکنڈلی یہ کہ ٹریننگز اور ویکسینز پہ بھی بات کریں گے کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ مزید فردر یو کے نے بھی کہا کہ ہم نے کچھ ویکسین تیار کی, تو اس کی طرف بھی بڑھیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے.
सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो डॉक्टर तैयब हैदर साहब, मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी यूके में भी कहा गया, वुहान में भी कहा गया कि हमने वैक्सीन तैयार की हैं और अब उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, तो ओवरऑल वहाँ क्या अपडेट्स हैं वैक्सीन के हवाले से और कब से अवेलेबल हो सकती हैं? वैक्सीन के क्वेश्चन आई थिंक जस्टिन एडवर्ड्स इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको देंगे। Dr. Justin Edwards, I have a very important question for you, especially regarding the immune system. What kind of tests are available to confirm whether a person has developed immunity against the coronavirus, COVID-19? And one more thing to add about the vaccination process. Okay, I'll deal with both of those. So the immunological diagnosis of COVID-19 in terms of antibody testing, so looking at the generation of antibodies to the coronavirus antigen, those are being developed. They're pretty much in their infancy. And they combine essentially two platforms. One is ELISA-based technology, and the other is lateral flow or immunochromatographic assays, well akin to pregnancy tests essentially. They are certainly not going to be a replacement for real-time PCR in terms of acute diagnosis of COVID. There is a lag time of roughly about 11-12 days before those assays start to become positive, reflecting the lag time in terms of antibody generation. I think there are how they will perform on both an individual basis in terms of sensitivity and specificity. There are particular concerns about cross-reactivity between SARS-CoV-2 and seasonal coronaviruses. So how they will perform on an individual basis, I think, it remains to be seen. And then what utility they give us on a population basis in terms of determining how much of the population have been exposed, I think that also remains to be seen. It is the other thing to be very much mindful of with immunological based diagnosis or determining of antibody response is that, and the WHO have just been quite clear about this, is that we do not know at the moment whether an immune response to COVID-19 actually is protective. I suspect there is a large amount of it that will be, but we don't know whether it will truly prevent reinfection, and I think that's really important. From a vaccine perspective, obviously there are international efforts ongoing at the moment in terms of developing a vaccine. I think it's very unlikely that we will realise a vaccine probably within the next, and not until the next year to 18 months. And I worry as well. We know that seasonal coronaviruses do not produce, robust and long-term immunity in humans. And as that's the case, I do worry that will be a challenge in terms of vaccine development, in terms of how much efficacy there is, from the vaccine. So a lot of questions which there are really very unclear answers at the moment, and a lot of significant unknowns. Dr. Imran Sayyid. डॉक्टर जस्टिन ने जो जवाब दिए इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स थे। इसमें फर्स्टली ये डायग्नोसिस की बात हो रही थी, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था कि ये कुछ ब्लड टेस्ट भी निकले हैं, जिसके इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए थे कि लाइजर टेस्टिंग और एक लैटरल फ्लो की बात हुई थी। उसमें ये था कि बेसिकली एंटीबॉडीज वो चेक करते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि इसकी या तो एक तो अवेलेबिलिटी कम है, इसकी जो सेंसिटिविटी वो भी ज़रा इसमें डाउट है, और ये पीसीआर टेस्टिंग को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए पीसीआर ज़्यादा लोग करेंगे और ये इनकी रिकमेंडेशन है कि पीसीआर ज़्यादा करें।
उसके अलावा ये बता रहे थे कि ये जो टेस्टिंग ब्लड टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडीज़, इसमें अगर कोई और भी जरासीम है, कोई और वायरल इन्फेक्शन जिसमें प्रेजेंट है या मसलन कोई फ्लू वायरस फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये क्रॉस रिएक्टिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसमें भी बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी इम्यून सिस्टम की बात ये कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम के जो रिएक्टिव चेंजेस जो नज़र आ रहे हैं इस वायरस के साथ, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो इसकी वजह से ये जो वैक्सीन की जो नेक्स्ट उनका पॉइंट था कि वैक्सीन में साल या 1.5 साल लग सकता है, लेकिन वैक्सीन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़रा उसमें ज़रा डाउट नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान की जो इम्यूनिटी है वो सदा वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, एंटीबॉडीज़ इतने जिसमें कम हो जाए, जिसकी वजह से वैक्सीन का कोई ख़ास फ़ायदा ना नज़र आए। थैंक यू डॉक्टर इमरान। Same question regarding the vaccination to Dr. Marcus as well as Dr. Justin. That do you have any clinical trials regarding hydroxychloroquine anti-malarial drugs and regarding the azithromycin? This is a very hot question in Pakistan. I think the evidence for hydroxychloroquine is pretty slim and only in vitro rather than in vivo, and so I think the strongest one could say about that at the moment is that there's a potential benefit, but certainly not in any way proved. And because of the potential evidence, I think supplies of hydroxychloroquine have been bought up very vociferously, and so there are only limited supplies anyway. So certainly in the UK we're not using it as a standard treatment, but we are giving it in the context of a clinical trial. Yes, Dr. Sami. डॉक्टर मार्कोस ने ये बताया है कि जो अभी तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो टेस्टिंग हुई है वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में हुई है, लेकिन इंसानों पे नहीं हुई, और कोई ट्रायल पे अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो हमारी करंट प्रैक्टिस में तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। इसके अलावा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ पूरी दुनिया में, तो सप्लाई भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, और फिलहाल कुछ ट्रायल्स जारी हैं, लेकिन यूके प्रैक्टिस में ये यूज़ नहीं हो रही। इस सवाल का बाकी जवाब ठीक है। तो डॉक्टर फयाज, यहाँ क्लोरोक्विन की जब बात हुई थी तो यहाँ तो क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो रहा था, तो अभी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे हैं और यहाँ तो अवेलेबल भी है क्योंकि मार्केट में नहीं। जो अभी कंक्लूजन है कि अभी तक कोई ऐसे कंफर्म ट्रायल्स नहीं हैं जिसमें ये इफ़ेक्टिव हैं एज ए वैक्सीनेशन, या इसको कहते हैं प्रोफिलैक्टिकली, अभी कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है कि इसको आप यूज़ कर सकें। मेरे दो स्मॉल क्वेश्चंस हैं डॉक्टर। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाह रही थी, एक और चीज़ डॉक्टर फयाज आपसे और फिर डॉक्टर तैयब साहब से भी, कि एक तो डॉक्टर तैयब ने भी स्टार्ट में बात की थी कि हमने ट्रेनिंग्स करवाई, डॉक्टर्स को ट्रेन किया, उनको स्टाफ को एजुकेट किया, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वाज। और हमारे यहाँ जब चूँकि मेरे साथ डॉक्टर आदिल हैदर मौजूद थे अभी कुछ दिनों पहले, जो कि डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, उन्होंने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्ड की है विद द सिंध गवर्नमेंट, जहाँ ये हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जिना, सिविल, और यहाँ जो आगा खान में है, उनकी पार्टनरशिप होगी और वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए ट्रेनिंग्स और एजुकेट करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस तरह की कोई प्रैक्टिस ट्रेनिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हम पंजाब में भी देख रहे हैं क्या डॉक्टर फयाज? नहीं, पंजाब में भी डेफिनेटली सिर्फ गवर्नमेंट तो ये इस जंग में अकेली पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट काम करे, उसमें गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को साथ देना है। पंजाब में दैट इज़ द सेम कि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर एनहेंस कर रहा है इस फाइट के अगेंस्ट।
डॉक्टर तैयब आपसे दो छोटे क्वेश्चंस थे. एक तो पीपी के बारे में बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, बिकॉज उसमें सप्लाई एंड डिमांड का पूरी दुनिया में इशू है. दूसरा, आपने इन चैलेंजेस को इसका सामना कैसे किया, क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इन योर हॉस्पिटल? तो पहले जिस तरह आपने पीपी का कहा, पीपी के बारे में कहा, पीपी की शॉर्टेज इस वक्त सारी दुनिया में है. उसकी बुनियादी वजह यही है कि सारी दुनिया सेम मटेरियल के पीछे है. उसके लिए हमारे प्रोक्योरमेंट सेक्शन ने बहुत रेगुलरली काम किया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, लिएजों के साथ, और ये डेली के बेसिस पे हमने स्टॉक को चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वो उसको पीपी मिले. इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि पीपी को सही तरीके से यूज़ किया जाए. ज़रूरी नहीं कि हर कोविड पेशेंट और हर कोविड वार्ड में सेम तरह की मुकम्मल फुल फ्लेज्ड पीपी की ज़रूरत हो. बाज़ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ सर्जिकल मास्क और एक गाउन पहन के उन पेशेंट्स को देखा जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे रेस्पिरेटरी वार्ड्स हैं, इंटेंसिव केयर है, जहाँ पे जिसके बारे में हम कहते हैं वहाँ पे एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ पे मुकम्मल पीपीई की ज़रूरत होती है. उससे पहले जो मुझसे सवाल किया गया कि स्टाफ को हमने के बारे में क्या किया, उनकी एजुकेशन पे हमने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया. बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी डॉक्टर तैयब साहब कि एक तो कैपेसिटी को क्योंकि इस वक्त इंक्रीज करने की ज़रूरत है. पाकिस्तान में भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, जो मैंने आदिल हैदर साहब का रेफरेंस दिया उसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि जो फोर्स है उसको एकदम से इंजेक्ट किया जा सके और उसको ट्रेन किया जा सके. सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स? ये चूँकि एक तरह की जंग है, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी फिजिशियन जिस तरह मार्कस या जस्टिन हैं वो एक्सपर्ट्स हैं सर, लेकिन ये सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ इस किस्म के स्पेशलिस्ट हों. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी बाकी मेडिकल वर्क फोर्स हो, चाहे वो सर्जन्स हों, रेडियोलॉजिस्ट हों. हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं वो कोविड वार्ड में जाके काम करते हैं, तो उनको हमने अपस्किल किया. इसी तरह इंटेंसिव केयर के लिए हमने अपने सर्जन्स को वेंटिलेटर्स की ट्रेनिंग दी. पीपी को किस तरह डॉनिंग और डॉफिंग करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ स्टाफ को इक्विपमेंट दे देना कि ये आपके पास पीपी है वो काफ़ी नहीं होगा. उसके लिए ज़रूरी है कि उनको सही तरीके से बताया जाए कि उन्होंने वो किस तरह से वो पीपी पहननी है. इसके साथ साथ क्योंकि कोविड एक नई बीमारी है, उसके बारे में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है. तो बिल्कुल जिस तरह मार्कस और जस्टिन आपको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, इसी तरह हमने रिमोट एक्सेस के थ्रू स्टाफ को एजुकेट किया, उनको बताया कि किस किस तरह की ऑक्सीजन देनी है, क्या क्या नई मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसके साथ वो मरीजों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. Yes, I have a question with Dr. अच्छा, तो जो बात Edward. डॉक्टर तैयब ने कही लास्ट टाइम जब डॉक्टर समी और डॉक्टर इमरान से डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट, लेकिन हम लोग भी कोविड काम कर रहे हैं और वार्ड्स में भी हैं. तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों में से जिसने भी काम किया कर रहे हैं, आई एग्जैक्टली डोंट नो इट, तो मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा काइंडली शेयर कीजिएगा कि कैसे हो रहा है और कैसे कर रहे हैं आप लोग. इसके लिए बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ये है कि कोई बंदा अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं रहता, ऑल डॉक्टर्स आर इक्वल. मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ, लेकिन कल मैं फ्रंट लाइन पे शिफ्ट कर रहा था और आज शाम को फिर दोबारा करूँगा. इसी तरह जिस तरह हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो सब ज़रूरी वो ये काम कर रहे हैं. सर्जन्स फॉर एग्जांपल हमारे इंटेंसिविस्ट और एनेस्थेटिस्ट को ITUs में सपोर्ट करते हैं. बाज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनका सिर्फ रोल ये होता है कि वो पेशेंट्स को टर्न कर सकें. और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वर्क फोर्स को आपने ऑप्टिमली अपनी यूज़ करना है. इसकी एक वजह ये भी है कि कुछ रूटीन वर्क जो हॉस्पिटल्स में होता है वो इस वक्त नहीं हो रहा. तो वो वर्क फोर्स आपके लिए अवेलेबल है और वो सब लोग काम करना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं कि वो भी अपना किरदार अदा कर सकें. Yeah, I have a question from Dr. Justin Edward regarding the same immunity system, that people have recommended various methods to boost immunity against the corona. For example, vitamin C, vitamin D and zinc. What are your views regarding this? I think at a time where we've got such an unprecedented global infection, it's always tempted to get back to things like vitamin C, D, zinc, to see if they have any benefit for the individual and the population at large.
there is some, data to support sort of, the use of zinc and vitamin C, with reducing the duration of common colds. But whether that really translates towards COVID-19, I think is very unclear. Again, certainly there's evidence for vitamin D deficiency in the reactivation of tuberculosis, for example, but we just really don't know whether or not it's a core pathway for, or a core thing to correct for COVID-19. I think if ultimately it comes down to if we're going to do any adjunctive treatment, and zinc is being used in some centres globally, if we're going to give any adjunctive treatment for COVID-19, I think it has to be done as part of a clinical trial. We have really a very much a unique opportunity here to study whether or not any adjunctive treatments that we're using, sort of hydroxychloroquine, azithromycin, low-dose steroids, remdesivir, for example, and then whether or not zinc, has a role in all of that. I think it has to be done as part of a controlled clinical trial. If we don't do it as part of that, we just won't learn anything, and the questions will remain unanswered. Yes, Dr. Imran Sayyid. जी, so डॉक्टर जस्टिन को ये पूछा गया था कि जिंक, विटामिन डी या विटामिन्स का क्या इसमें कोई रोल है या नहीं। तो इनसे इन्होंने ये जवाब दिया जो जिंक और विटामिन सी नॉर्मली उन्होंने ये कहा था कि हम दे तो सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, और लेकिन एक ऐसे तरीके से देना चाहिए जिसमें एक ट्रायल जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसका वाकई कोई असर है या नहीं है। और लार्जली ये जिंक का कुछ ट्रायल्स में नज़र आ रहा है कि इसका कुछ असर है। विटामिन सी की भी अगर कमी हो तो विटामिन सी की वजह से इम्यूनिटी में बूस्ट आ जाती है। बाकी ये उन्होंने और ज़्यादा तो भी ये भी इनसे पहले बात हो रही थी कि नॉर्मल पीपल, मतलब नॉर्मल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ कि विटामिन सी और जिंक लेवल्स नॉर्मली हमारे जिस्म में इनकी कमी नहीं होती है। लेकिन विटामिन डी की जो बात इन्होंने की है कि विटामिन डी की अक्सर हमारे एशियन पॉपुलेशंस में कमी होती है, तो इसका कुछ रोल नज़र आ रहा है कि कुछ इन्फेक्शंस में, मसलन जैसे उन्होंने जिक्र किया टीबी की बात की है, तो विटामिन डी का ख़ास तौर पे हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन या इनकी जो कंक्लूजन समझ लें इस क्वेश्चन के लिहाज से था कि हमें एक ट्रायल सेटिंग में हमें इन चीज़ों को चेक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन है मेरा पूरे पैनल से। Basically, I have a question from whole panel that we have recently read in the newspaper that some patients from the South Korea developed a disease in a second time after recovery. Is it true? And any view from anybody from this panel? Yes, Dr. Justin. Yes, I'm happy to answer that. I think what we really need to know from the South Korea data is how many of those patients that they picked up being again exhibited symptoms. And from what I've read, it doesn't appear that really any of them have. And I think it is of concern that the South Koreans are obviously picking up ongoing PCR positivity for COVID-19. But I wonder perhaps whether it just tells us a little bit more about how much more complex this virus in terms of its interaction with our own immunity is. I think it is probably far more likely that the South Korean data reflects ongoing shedding of virus from the respiratory tract, rather than true reinfection. So and perhaps it reflects that the COVID-19 in humans is going to persist in terms of being shed from the respiratory tract for far longer than we thought, and that shedding is probably intermittent,
So again, I think a very much unknown entity, what the South Koreans are seeing, important, but I suspect it's going to just reflect ongoing shedding from the respiratory tract. डॉक्टर जस्टिन ने ये जवाब दिया कि साउथ कोरियन कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें पेशेंट्स के दोबारा पीसीआर टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है इन कोरोना वायरस केसेस, तो उसकी वजूहत क्या है? तो उन्होंने ये जिक्र किया कि एक कोरोना वायरस या कोविड-19 पेशेंट्स में वायरस की जो प्रोसेस जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वो वायरस अपने सांस और जो नेज़ल सिस्टम से, मतलब कि नाक से ये बीमारी निकल रही है। तो ये जब वायरस जिस्म से निकल रहा है तो उसको कहते हैं वायरल शेडिंग। ये वायरल शेडिंग प्रोसेस की वजह से टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं। कब शेडिंग हो रही है? हो सकता है कि ये सुबह आप टेस्ट करें तो वो नेगेटिव आए, तो वही पेशेंट्स को आप रात को टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आए। इंटरमिटेंट का मतलब यही है कि कभी शेडिंग हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो उसकी वजह से ये टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर इमरान। आखिर में मैं चाहूँगा डॉक्टर तैयब हैदर से कि आप कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। बहुत ही कंटेजियस वायरस है, इसके लिए जो बेसिक हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाथ को अच्छी तरह धोना, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत एम्फेसिस है, और जो आपकी गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो इक़दाम किए गए हैं दे अपीयर टू बी इफेक्टिव, उन पे कायम रहने की ज़रूरत है। दूसरा, इंफॉर्मेशन जिस तरह जस्टिन ने पहले बताया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ दुरुस्त हो, हमें सही इंफॉर्मेशन पे ही रहना चाहिए। दूसरा ये है कि ये ऑल द डेटा ये शो कर रहा है कि शायद ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी हल ना हो, इसके लिए आवाम को भी और डॉक्टर्स और नर्सेस सबको उसकी तैयारी की ज़रूरत है कि वो एक तरह के एक मैराथन के लिए तैयार रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सही फैसले करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर समी, आपका कोई पैगाम? बिल्कुल जी, मेरा पैगाम तो इसमें रेडियोलॉजी के बारे में ही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिंग का इसमें काफ़ी रोल है और एक्सरे और सीटी को यूज़ जहाँ भी आपके पास रिसोर्सेज हों वो आप यूज़ कीजिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स डॉक्टर इमरान, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर इमरान सैयद प्लीज़। जी, सो मेरी तरफ से एज एन एक्सटेंशन जो डॉक्टर समीर खान ने जो बात की, सीटी और एक्सरे का बड़ा रोल है और हमने ये रोल यूके में हम दिखा रहे हैं, बल्कि हमारे हॉस्पिटल में ये पीसीआर के साथ ही इसका काफ़ी असर नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ ये होगा कि अगर आपके हॉस्पिटल में रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज के हिसाब से आप चलें, लेकिन सीटी और एक्सरे में काफ़ी फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है। और अगर आपने इस्तेमाल करना, प्लीज़ एक एल्गोरिदम या एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इन एक्सरे और सीटी और पीसीआर टेस्टिंग इनका एक प्रोटोकॉल बना दें, तो उसके हिसाब से प्लीज़ आप पेशेंट्स को फ़ायदा दें। Thank you so much, Dr. Justin, Dr. Marcus, everyone, and Dr. Tayyab Haider, Dr. Imran, Dr. Sami for joining us in SUBH सवेरे पाकिस्तान, and thank you so much। आज आपने भी वक्त दिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट्स में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।